Friction force is basically a resisting force which acts when two rough surfaces which are in contact have some relative motion. मतलब ये हुआ कि अगर दो रफ सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, तो जिस डायरेक्शन में दोनों सरफेसेस मूव कर रही होंगी उनके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स की कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक डब्लू वेट की बॉडी जिसका वेट डब्लू है एक रफ सरफेस के ऊपर रखी हुई है लाइक दिस। इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सपोज म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर रफ सरफेस के लिए डिफाइंड होता है और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। नाउ अगर हम इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो एक तो इस बॉडी का वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा और इस सरफेस पे एक रिएक्शन लगेगी जो कि बॉडी के वेट के बराबर होगी। नाउ बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इक्विलिब्रियम। तो जब तक कोई बॉडी पे नेट फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, बॉडी का किसी भी डायरेक्शन में मोशन होने की टेंडेंसी नहीं होगी, इसलिए इस बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन अभी 0 होगा। अभी इस बॉडी पर किसी भी डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं अप्लाई होगा। सपोज हम इस बॉडी पे एक फोर्स P अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस। नाउ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इन राइटवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में बॉडी पे नेट फोर्स P के बराबर लगेगा। तो अब जो सरफेस और बॉडी का कांटेक्ट एरिया है इस जगह पे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे को लगना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि बॉडी इस सरफेस के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ मूव कर रही है राइटवर्ड। नाउ किसी भी सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू फिक्स होती है और अगर बॉडी का वेट कांस्टेंट रहे, जो कि हमेशा होता ही है, तो उस पर लगने वाली रिएक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि म्यू इंटू आर एक फिक्स वैल्यू होगी जिसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन फोर्स है जो किसी भी बॉडी पे मैक्सिमम लग सकता है। किसी भी बॉडी पे म्यू इंटू आर से ज्यादा कभी भी फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा लिमिटिंग के बराबर फ्रिक्शन लगता है। किसी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स उतना लगता है कि वो बॉडी के रिलेटिव मोशन को रोक सके या उसका अपोज कर सके। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जिस बॉडी की बात हम कर रहे हैं उसका वेट सपोज 10 न्यूटन है और जो सरफेस जिस पे बॉडी रखी हुई है सपोज उसका म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। तो इस बॉडी के लिए म्यू इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 0.2 इंटू 10, क्योंकि जो बॉडी का वेट है वही उस पर लगने वाली रिएक्शन के बराबर होगा और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉडी के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई 2 न्यूटन। इस बॉडी पे कभी भी 2 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा और मैक्सिमम 2 न्यूटन के बराबर फ्रिक्शन लग सकता है। नाउ सपोज हम ये जो फोर्स P हमने अप्लाई किया है, सपोज इस P को हम अप्लाई करते हैं सपोज 1 न्यूटन। तो अब बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 2 न्यूटन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2 न्यूटन तो बॉडी पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। बॉडी पे केवल उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इस P को अपोज कर सके। अब चूंकि P की वैल्यू 1 न्यूटन है, दैट्स वाई द फ्रिक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन का फ्रिक्शन अप्लाई होने पर यह बॉडी रेस्ट में रहेगी और इसके मोशन को यह फ्रिक्शन प्रिवेंट कर सकेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब अप्लाइड फोर्स
लिमिटिंग फोर्स से कम अप्लाई होता है तो बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है और इस केस में बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है। अब जितना फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे लग रहा होता है, व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग, वी से इट स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन is the friction force which is acting on the body when the body is not moving under the effect of a net force. So we can say that static friction lies between 0 and limiting friction. स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग के बराबर हो सकती है जब बॉडी पे अप्लाई होने वाला फोर्स लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। नाउ जब तक इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग यानी कि 2 न्यूटन से कम रहेगी तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि इस पे लगने वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम 2 न्यूटन तक अप्लाई हो सकता है। लेकिन व्हेन दिस फोर्स P will exceed the limiting value which is 2 Newton, suppose now we are applying a force 3 Newton which is more than 2 Newton, then the maximum friction which can act on the body which is equal to limiting will act in opposite direction and which will be equal to 2 Newton because the limit of the friction is fixed and which is equal to limiting friction 2 Newton. So now 3 Newton force is acting in rightward direction and 2 Newton friction force is acting in leftward direction. So that's why now this body will start moving in rightward direction, and the friction force which will act on the body now we will say it kinetic friction. So kinetic friction is the friction force applied on the body when the body is in motion under the effect of a force which is more than limiting friction. और अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू की बात करें तो दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी पे तब अप्लाई होगा जब बॉडी मूव कर रही होगी, और इसकी वैल्यू मैथमेटिकली लिमिटिंग यानी कि म्यू इंटू आर के बराबर ही होगी। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, जब बॉडी पे जस्ट लिमिटिंग के बराबर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, सपोज 2 न्यूटन, देन वी कैन से दैट जब बॉडी पे 2 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगेगा तो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन के बराबर ही होगा, जो कि अपनी लिमिटिंग के वैल्यू के इक्वल लगेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मीन्स व्हेन द बॉडी इज जस्ट टू बिगिन इट्स मोशन, और इस केस में जो बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है विच इज इक्वल टू म्यू आर। This is all about the concept of friction force. Now अगर हम applied force और friction force के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। सपोज x एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं applied force, P, और y एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f। तो जैसा कि हमने देखा शुरुआत में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है जब तक बॉडी मूव नहीं करती है, और उसके बाद when the force is exceeded beyond limiting value, friction force acts at its maximum value and it does not exceed. So initially the graph will be linear like this. जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेगा फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज करता हुआ जाएगा, और जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा, इस वैल्यू को जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग जो कि म्यू आर के बराबर होती है, तब तक फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स
लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी, और जैसे हम अप्लाइड फोर्स को फर्दर इंक्रीज करेंगे ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो सकता है। तो फोर्स को आप कितना भी अप्लाई कर दीजिए, फ्रिक्शन फोर्स अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे लगता रहेगा। तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स P एंड फ्रिक्शन फोर्स F। यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, जब तक बॉडी रेस्ट में है और उस पर जितना फ्रिक्शन लगता है उसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ग्राफ का ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन को, और उसके बाद वाली जो वैल्यू है, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोला जाएगा काइनेटिक। तो ये ग्राफ का पोर्शन काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग, और इस केस में बॉडी इंपेंडिंग मोशन में है। इंपेंडिंग मीन्स अगर फोर्स को थोड़ा सा भी एक्सीड कर दिया जाए तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इस पोर्शन में बॉडी रेस्ट में रहेगी, यहां पे बॉडी इंपेंडिंग मोशन में रहेगी, और इसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। दिस इज द ग्राफ विच क्लियरली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विद अप्लाइड फोर्स। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स।